हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गोस लॉ पर क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट था। अब हम गोस लॉ से रिलेटेड और क्वेश्चन की बातें करते हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं। जो बच्चे मेरा जो वीडियो देख रहे हैं रेगुलर सीक्वेंस से वीडियो देखें, अपने नोट्स खुद वीडियो देख के बनाएं और फिर भी डाउट है तो पूछें। बच्चों, एक बात मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बोर्ड के सभी क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। बोर्ड के पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हुए हैं। तो देखिए, ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन गॉसियन लॉ पार्ट 2। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टू फ्लक्स रिलेटेड टू ए क्लोज बॉडी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। इस पे क्वेश्चन किए थे हमने। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि फ्लक्स इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब ये फॉर्मूला लगा के कुछ एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड सोल्ड एग्जाम्पल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बोर्ड में और अदर एग्जामिनेशन में, तो इसको समझने के लिए पहले मैंने एक छोटी सी टर्म लिखी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और वेक्टर तब यूनिफॉर्म होता है जब उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या रही, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही तो भी वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कहने का मतलब है जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सभी की डायरेक्शन सेम है, सभी के बीच की डिस्टेंस सेम है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोलूँगा E इक्वल टू यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते ई एक्स इजकल टू 2I कैप न्यूटन अपॉन कूलम। तो मैंने ले लिया कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट कितना है, 2 है। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आप कहोगे सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर मैंने ये फील्ड लाइन ऐसे बनाई, अगर मैंने ये फील्ड लाइन ऐसे बनाई, क्या ये फील्ड लाइन स्ट्रेट है, हाँ। क्या सभी के बीच की डिस्टेंस सेम है, नहीं। तो यह डायरेक्शन तो सेम है, इस केस में डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू सेम, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। डायरेक्शन तो क्या कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैंने कहा ये फील्ड लाइन ऐसे है, ये फील्ड लाइन ऐसे कर्व्ड है, डिस्टेंस बिटवीन देम सेम सेम ड्रॉ कर रहा हूँ, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या सेम, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ की डायरेक्शन देखेंगे तो वो इधर थी, यहाँ पे आई इधर आ गई, तो यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ये हम जब आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, तब भी आपको बताएंगे। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ओके। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जैसे मैं ऐसे लिखूं, E इक्वल टू 2x न्यूटन अपॉन कूलम। अगर मैंने ये लिखा, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। कैसे, क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करूंगा तो आएगा 2, 2 पुट करूंगा तो 4, 3 पुट करूंगा क्या आएगा 6।
जैसे जैसे एक्स चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं इसको ऐसे लिखता E इक्वल टू 2 N/कूलम, अब ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर इसकी डायरेक्शन अलोंग टू एक्स एक्सिस या अलोंग टू वाई एक्सिस या अलोंग टू जेड एक्सिस है, ये होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आगे मैं इनका अभी यूज करूंगा एक क्वेश्चन में, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा, एक सिलेंड्रिकल बॉडी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कैलकुलेट इनकमिंग आउटगोइंग एंड टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म। इसका मतलब सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। यानी ये सरफेस ले ली मैंने 1, ये ले ली 2 और ये ले ली 3। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E, यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर E। E1 E2 E3 नहीं लिखा क्योंकि सभी जगह क्या है, सेम। अब इसमें ये प्लेट सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा एस वेक्टर। सर इसको इधर क्यों बना रहे हो, तो इसको इधर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होती, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा एस वेक्टर, और इसका जो कर्व्ड सरफेस इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। ध्यान देखना बेटा, ध्यान देना इधर। यहाँ ई वेक्टर है आई कैप और एस वेक्टर है माइनस आई कैप, तो यहाँ पे थीटा होगा 180 डिग्री। दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे ई वेक्टर और एस वेक्टर पहला है तो थीटा होगा 0, और यहाँ पे ई वेक्टर इधर है और एस वेक्टर ऊपर है, यहाँ थीटा होगा 90। तो क्वेश्चन कह रहा है इनकमिंग फ्लक्स, सरफेस 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है तो ये इनकमिंग फ्लक्स, और सरफेस 2 से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है तो क्या मिलेगा, आउटगोइंग फ्लक्स। और सभी को ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स। तो देख लेते हैं, यहाँ का ये सर्कल का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा एस इजकल टू होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी एस इजकल टू क्या होगा, पाई। तो सॉल्यूशन, इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स थ्रू फेस 1 से इनकमिंग मिलेगा, तो फाई 1 इक्वल टू ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर, ओके, या ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या ई एस कोस 180। छोटा एरिया तो डी एस लिख देते हैं, बड़ा एरिया तो एस लिख दिया। अब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 180। कोस 180 कितना होता है, -1 ई एस, एस की वैल्यू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये इनकमिंग फ्लक्स आ गया। अब निकालते हैं आउटगोइंग फ्लक्स। आउट गोइंग फ्लक्स टू फेस थर्ड, आउटगोइंग फ्लक्स फाई 3 ई एस कोस थीटा कितना यहाँ पे 0, को 0 की वैल्यू 1, और ई पाई आर स्क्वायर क्या जाए, ई पाई आर स्क्वायर क्या आएगा, आउटगोइंग फ्लक्स। अब निकालें सरफेस 2 से, तो सरफेस 2 से थीटा कितना है 90, इससे तो 0 मिलेगा। तो फाई 3, ये फाई 2 अगर लिखूं, ई एस कोस 90 और कोस 90 0, फाई 2 की वैल्यू कितनी होगी। वैसे भी मैंने आपको बता रखा फ्लक्स तब मिलता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करके जाते हैं, स्लाइड करके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये तो मैंने एक बना रही है, यहाँ बहुत सारी हैं। तो ये
ये है सिलेंडर, इससे ऐसे जा रही है क्रॉस कर, इसको क्रॉस नहीं कर रही। ओके, टोटल बात करूं, फाई टोटल, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 कितना है, ये रहा, माइनस e πr², फाई 2 0 और फाई 3 है e πr²। टोटल क्या मिला? तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? When a body placed inside the uniform electric field, then total flux through the body is always 0. कंडीशन क्या है? कैसा फील्ड होना चाहिए? यूनिफॉर्म। हाँ, इनकमिंग फ्लक्स 0 नहीं होगा, आउटगोइंग फ्लक्स 0 नहीं। देखो इनकमिंग तो यहाँ पे आया है माइनस e πr², आउटगोइंग प्लस πr², दोनों का सम किया है वो 0 है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, when a body placed inside uniform electric field, then flux related, then total flux, यहाँ पे लिख देते हैं total flux related to body is always 0। ऑलवेज क्या होगा? टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू बॉडी इज ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वो सेम क्वेश्चन है, अब की बार हमने सिलेंडर को ऐसे रख दिया। तो देखना, जब हमने सिलेंडर, सेम क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल बॉडी प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, फाइंड द इनकमिंग आउटगोइंग और टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू बॉडी। यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म, तो टोटल फ्लक्स तो क्या होगा? अब हमें देखना इनकमिंग कितना होगा और आउटगोइंग कितना होगा, समझना बात को। अब की बार हमें ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस से हमें फ्लक्स मिलेगा। कैसे? ये सिलेंडर ऐसे है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही है, इसके तो ऊपर से निकल जाएंगी, इससे फ्लक्स नहीं मिलेगा, केवल क्रॉस करके जा रही है जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर की, जो ये सरफेस है, ये इसी से फ्लक्स मिलेगा। इससे इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, एस वेक्टर इधर होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ से फ्लक्स मिलेगा 0, यानी ये 1 नाम दे दिया, 1 से मिलेगा फ्लक्स। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, थीटा कितना है? 90, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या मिलेगा? 2 फ्लक्स, इसका सरफेस एरिया इधर है, बोलो, और इलेक्ट्रिक यहाँ थीटा कितना है? 0, वो 0 कितना होता है? 1, यहाँ फ्लक्स मिलेगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो अब इसका सरफेस एरिया क्या लूँ? इस केस में जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हम इसको, इस सिलेंडर को, इसको ऐसे परपेंडिकुलर कट करेंगे, इस सिलेंडर को ऐसे कट करता जाऊंगा स्लाइस, तो मेरे को एक जो सबसे बड़ी स्लाइस मिलेगी उससे रिलेटेड फ्लक्स देखूंगा। तो ऐसे कट करूंगा तो देखो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इसका क्या है? डायमीटर, इसकी रेडियस आर है तो डायमीटर क्या होगा? मेरे को एक रेक्टेंगल मिले, जब इसको ऐसे कट करता जाऊंगा तो मेरे को एक मिलेगा रेक्टेंगल, जिसकी एक साइड होगी 2r और उसकी एक साइड होगी l। तो जब मैं इस सिलेंडर को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कट करूंगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर कट करूंगा तभी फ्लक्स मिलता है। ओके, तो मेरे को मिलेगा एक रेक्टेंगल, इसकी साइड होगी, ये ऐसे मिलेगा मेरे को,
ये इसको इसको परपेंडिकुलर कट करूंगा तो एक ऐसा रेक्टेंगल मिलेगा ऐसे। इसकी ये साइड होगी 2r और ये होगी l। तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा, तो ये रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया ए या एस इजकल टू लिखेंगे साइड इंटू साइड 2r इंटू एल, यानी 2rl। ये मिलेगा मेरे को इसको मैक्सिमम एरिया। जब इस सिलेंडर को देखो, पहले वाले क्वेश्चन में ये ऐसे था, इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कट करूंगा तो मेरे को एक डिस्क मिलेगी, ओके, क्योंकि इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया, यहाँ पे इसको कट करूंगा तो एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसकी साइड इंटू क्या होगी, साइड इंटू साइड, तो साइड एक है 2r, लेंथ इंटू ब्रेथ 2r इंटू एल 2rl। तो 2 क्यों लिया कि भाई ये रेडियस है, ये पूरा डायमीटर आएगा ना, इसका रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ओके। तो ये आ जाएगा। तो इनकमिंग फाई इनकमिंग इक्वल टू फाई आउटगोइंग, या अलग अलग लिख ले, इनकमिंग फाई इनकमिंग आ जाएगा। इनकमिंग आएगा तो का एरिया वेक्टर इधर होगा, और ये है तो यहाँ थीटा होगा 180 आ जाएगा, ई एस कोस 180, और कोस 180 होगी माइनस ई एस। ई की वैल्यू कितनी है, नहीं, एस की वैल्यू आ गई 2rl, ओके, एस की वैल्यू पुट कर दिए 2rl। आउट गोइंग क्या हो जाएगा, आउट गोइंग पॉजिटिव हो जाएगा, पाई आउट गोइंग ई एस कोस 0। 0 क्यों, देखो यहाँ 0 डिग्री का एंगल है, एस वेक्टर ई वेक्टर दोनों एक डायरेक्ट, को 0 1 तो ई 2rl, और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 0। जब किसी बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, से रिलेटेड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन क्या कह रहा है, देन ए कोनिकल बॉडी प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू बॉडी 0, इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स रिलेटेड टू बॉडी। तो अब इसमें बच्चा क्या करता है कि एरिया क्या लूं, ये तो अनइवन शेप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कट करते जाओ, जो सबसे बड़ा एरिया आएगा वो कंसीडर करना है। तो सबसे बड़ा एरिया आएगा वो इसका ये आएगा, ये एक डिस्क बनेगी, कि रेडियस क्या है r, रेडियस क्या है, तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल आ जाएगा 0, क्यों, यूनिफॉर्म, और फाई इन इक्वल टू आएगा फाई आउट, और वो आ जाएगा ई इंटू एस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। सर पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, इनकमिंग फ्लक्स आएगा नेगेटिव, आउटगोइंग आएगा पॉजिटिव, तो दोनों का सम करूंगा तो क्या जाएगा, इसको जब मैं इसको परपेंडिकुलर ऐसे कट करता जाऊंगा तो मेरे को एक बड़ी डिस्क मिलेगी, और सबसे ज़्यादा जो एरिया उसी को कंसीडर किया जाता है, क्या मैं मैक्सिमम फ्लक्स बताना ना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये बोर्ड में आ लिया भाई, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है S1 S2 आर टू कोसेंट्रिक सेल्स, दो गोले हैं, स्पेरिकल सेल हैं, एक ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें चार्ज है Q और इसमें है 2Q, इसका नाम है S1, इसका S2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 S2। जब चार्ज हमें गिवन है, एक बॉडी के अंदर चार्ज है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इजकल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, इसलिए बार बार वो फॉर्मूला लगा रहा था, तो फाई 1 आ जाएगा यहाँ पे
फाई 1, यानी फ्लक्स रिलेटेड टू स्फीयर S1 Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा फ्लक्स रिलेटेड टू स्फीयर S1। ऐसे मैं निकालूंगा फाई 2 फ्लक्स रिलेटेड टू S2। S2 की जब मैं बात करूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूं फ्लक्स रिलेटेड टू S2 फाई 2। बताओ S2 के अंदर टोटल चार्ज कितना है 2Q, और ये भी तो इसके अंदर है Q, टोटल कितना होगा 3Q, 2Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3Q। नादान बालक यहाँ पता क्या गलती करता है, S2 के अंदर चार्ज कितना ले लेता है 2Q। देखिए ये भी तो इसके अंदर ही है भाई, सही बात समझ, तो ये आ जाता है, क्या जाएगा 3Q अपॉन एप्सिलॉन। तो इसका सेकंड पार्ट करता है कि व्हाट इज द रेशियो, फर्स्ट पार्ट है रेशियो, रेशियो बताना है तो दोनों का रेशियो कर दो, फाई 1 अपॉन फाई 2, फाई 1 है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये 3Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये Q से Q कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 1 रेशियो, आ जाएगा 1 रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज if medium of dielectric constant epsilon r introduce space within S1। यहाँ पे एयर है, अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ऐसे ये डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, इसकी ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पे आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा फ्लक्स, टोटल चार्ज कितना है इसमें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, क्या आ जाएगा। मीडियम में जब भी मीडियम आता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। ओके, ये था बोर्ड का आया क्वेश्चन। अब दो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन, तो पूरे जो भी हमने क्वेश्चन के का सब का रिजल्ट है। क्वेश्चन लेंथ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझा देता हूं, लेकिन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, समझ लो क्या है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द फील्ड शोन इन फिगर। ये देखो एक वेक्टर के पास ऑर्थोगोनल 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, अलोंग टू एक्स एक्सिस, अलोंग टू वाई एक्सिस, अलोंग, एक वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर केवल 3 ही टुकड़े कर सकते हैं, अलोंग टू एक्स एक्सिस, अलोंग टू वाई एक्सिस, अलोंग टू जेड एक्सिस। यहाँ पे देखो ई एक्स इजकल टू दे रखा अल्फा एक्स की पावर हाफ, ई वाई दे रखा 0, इसका देने का मतलब है कि केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग टू एक्स एक्सिस है, ई वाई जेड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा वो ये है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये होता ओरिजन जहां एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0। अगर मैंने कहा ये डिस्टेंस ए है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए। अगर मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक कि ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कि ए और यहाँ से, तो यहाँ पे अगर पॉइंट है तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अगर मैं ओरिजिन पे देखूं एक्स इक्वल टू 0 पुट करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है ए। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊं तो एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो ये ए और ये ए कितना हो जाएगा, ये क्यूब है भाई, तो क्यूब की ये डिस्टेंस है तो ये सभी साइड सेम होगी, ये साइड ए है तो ये भी ए होगी। कहने का मतलब है बेटा, देखो समझो, ये जो सरफेस है राइट साइड, ये इधर देखो, इसका सरफेस एरिया होगा इधर और थीटा होगा 0। थीटा क्या होगा, क्योंकि ई वेक्टर और एस वेक्टर पैरेलल हैं, ई वेक्टर इधर है और एस वेक्टर इधर आएगा, तो यहाँ थीटा होगा 180। कितना होगा 180। इसका एस वेक्टर इधर होगा और ई वेक्टर यहाँ थीटा होगा 90 डिग्री।
और यहाँ पे एस वेक्टर इधर होगा और ई वेक्टर इधर आई, थीटा होगा 9। कहने का मतलब है ये, कहने का मतलब है बेटा ये है सरफेस 1 और ये सरफेस 2, केवल इन्हीं से ही हमें फ्लक्स मिलेगा, बाकी से फ्लक्स नहीं। आई बात समझ में? लेकिन एक बात और है, मेरे को देखना पड़ेगा ये फेस 1 ओरिजिन से कितनी दूरी पे, कितनी दूरी पे ए, और फेस 2 ओरिजिन से कितनी दूरी पे 2a, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो मेरा आंसर आता 0। जब भी किसी बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका नेट फ्लक्स क्या आता है। लेकिन ये क्वेश्चन ने नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोला है, क्वेश्चन ने ये इक्वेशन लिख दी, यहाँ एक्स आ रहा है, एक्स इज ए वेरिएबल, और जब इक्वेशन में वेरिएबल आएगा तो इसका मतलब वो इक्वेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए दे रखी है और ये क्या दे रखी है, यहां से यहां तक टोटल ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा यहां पे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फ्लक्स टू फेस 1, तो φ1 बोल देता हूँ, φ1 ई एस कोस 0 180, सॉरी कोस 180, ये थीटा कितना है 180, ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू देखो ये रही, ई की वैल्यू ये रही, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा, यहाँ पे मैं ई की वैल्यू निकाल लेता, ई का जो जनरल इक्वेशन एक्स की पावर 1/2 ये दे रखा है, और यहाँ एक्स कितना है ए इक्वल टू आ जाएगा अल्फा एक्स की नहीं ए की पावर 1/2, सरफेस एरिया होगा साइड इंटू साइड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा अल्फा एक्स की पावर 1/2 और ए। जब बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, यहाँ पे ए बेस है पावर हाफ, यहाँ ए बेस है पावर 2, तो 2 प्लस हाफ 2.5 या 5/2 आ जाएगा अल्फा ए की पावर 5/2। कई बच्चों देखो हाफ प्लस 2 एलसीएम ले लो, 1 + 4 5/2, कॉमन सेंस है, 2 और हाफ 2.5, 2.5 को क्या लिख सकता हूँ 5/2। अब आ जाओ, ये आ गया फ्लक्स, कोस 180 की वैल्यू होती माइनस, सॉरी तो यहाँ पे माइनस साइन और लगाना पड़ेगा, क्या आएगा φ1, ऐसे क्या निकालेंगे φ2, फ्लक्स टू फेस φ2 ई एस कोस 0। सर 0 क्यों ले लिया, देखो देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो थीटा कितना होता है कोस 0 1, तो दिया जाएगा ई, यहाँ पे ई की वैल्यू, ई का वही फॉर्मूला अल्फा एक्स की पावर हाफ, यहाँ एक्स इजकल टू 2a है। फिर ये 2a क्यों लिया, देख लो इधर, ये यहाँ से ये फेस ऐसे खड़ी है ए, और ये फेस ऐसे यहाँ पे है ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ए, ये ऊपर साइड है तो ये भी ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ए, ये ए 2a, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा ए, तो ई अल्फा 2a की पावर हाफ, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ √2 अल्फा ए की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ का मतलब रूट, और अल्फा ए की पावर /2 लिख दिया, ओके, तो ये आ जाएगा √2 अल्फा ए की पावर हाफ, और यहाँ पे एरिया हो जाएगा a², आ जाएगा अल्फा √a की पावर 5/2, क्योंकि बेस सेम है वही 2 और हाफ 2.5 5/2। ये फ्लक्स आए नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव,
हमें तो क्या चाहिए, टोटल। तो टोटल निकाल लेते हैं। I1 प्लस I2, I1 माइनस अल्फा ए की पावर हाफ, क्या जाएगा प्लस अल्फा रूट ए की पावर 5/2। कॉमन ले लो, इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिख देता हूँ। तो पहले √2 अल्फा ए की पावर 5/2 माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। ये कॉमन ले लो, अल्फा ए की पावर 5/2 ये √2 - 1। ओके, √2 की वैल्यू होती है, √2 होता है बेटा 1.414, √2 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा। अल्फा ए की पावर 5/2 जाएगा 1.4, 1.4 -1, 1.4 में -1 करो 0.4, ठीक है 0.4। अल्फा की वैल्यू देखो, क्वेश्चन ने अल्फा की वैल्यू दे रखी है 5 और ए की वैल्यू दे रखी 1 मीटर दे रखी है ना। एज्यूम ए इक्वल टू 1 मीटर, तो अल्फा की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ और ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगा 5, 1 की पावर 5/2 क्या आ जाएगा 0.4, 1 की पावर 5/2, 1 की तो कितनी पावर हो, 1 ही आंसर होता है। तो आ जाएगा 5 इंटू 0.4 क्या आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुल। इतना फ्लक्स निकलेगा। और कैसा फ्लक्स आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव फ्लक्स आया टोटल, का मतलब उसके अंदर चार्ज भी पॉजिटिव, के अंदर चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव। देखो क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज विद इन द क्यूब, इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना है वो भी बताना है हमें। तो टोटल फ्लक्स आ गया, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन, क्यू इन आ जाएगा आई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू 2, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻²। ये बता फाई की वैल्यू, तो 0 16 17 10⁻²। काम, ये चार्ज आ जाएगा उसके, या इसको क्या लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10⁻11, वो आप एडजस्ट कर लो। तो ये बेटा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, नीट में भी आ लिया है, बोर्ड में भी आ लिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक दो बार आप इसको करके देखोगे, बार बार वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी में है, बोर्ड में भी आ लिया, ये रहा। एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस माइनस 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब causes uniformly through a spherical Gaussian surface of radius 10 centimeter due to a point charge placed at the its center। बेटा ये एक स्फीयर है, के सेंटर पे एक चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव है ना तो एंटर करेगा। फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब चार्ज अंदर नेगेटिव है। ओके, ये सर्कल नहीं है, क्या ये स्फीयर 3D बॉडी है। व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज द गॉसियन सरफेस, और इधर अब ये दे रखा, तो हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन इक्वल टू फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू दे रखी -6 इंटू 10⁻³ और ये होगा 8.85 इंटू 10⁻²। आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 33 48 51 48 और 5 आ गया 50, कितने पे 0 .2 पे ये, और आ जाएगा 10⁻⁻15 कूलम्ब। इतना चार्ज है उसके अंदर, ये पॉइंट है।
अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल हाउ मच द फ्लक्स टू द सरफेस। भाई रेडियस डबल करेंगे तो बताओ अंदर जो चार्ज है वो चेंज होगा क्या? नहीं। साइज बड़ी करने से अंदर तो उतना ही चार्ज रहेगा, और चार्ज अंदर उतना ही तो फ्लक्स भी उतना रहेगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू इन अपॉन एन। तो नो चेंज। सेकंड का आएगा नो चेंज बिकॉज फ्लक्स टू द closed body does not depends on size of बॉडी की साइज पे डिपेंड। ओके, इससे ही मिलता जुलता, इसमें तो हमने डायग्राम दे दिया था। अब की बार क्वेश्चन धासु क्वेश्चन है। ओके, घातक। कैसा क्वेश्चन है? घातक। ये इसका नाम दे देता हूं घातक। घातक क्वेश्चन ने डायग्राम नहीं बनाया, इसमें एनसीईआरटी का ही है। सोल्ड एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल है किसका? एनसीईआरटी का। इसने डायग्राम नहीं बोला है, इसने बोला थ्योरी दी है। थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज इतनी बड़ी है, डायग्राम दे देता तो थोड़ा और आसान हो जाता। देखो, अगर मैंने लिखा x लेस देन 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। मैंने कहा x मोर देन 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, ये है ओरिजिन। इधर वैल्यू होंगी पॉजिटिव और इधर वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव। यहाँ पे अगर +5 लिखा है तो इधर क्या लिखूंगा? -5। क्या कह रहा है? एक एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। एंड द पॉजिटिव x डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव x एक्सिस and the uniform with the same magnitude but in negative direction for negative। वो कह रहा है कि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? लेकिन यूनिफॉर्म है। इट इज गिवन दैट, ये दे रखा है 200 I कैप टन अपॉन कूलम। कब होगा? द x मोर देन 0 यानी पॉजिटिव, और माइनस होगा एज एक्स लेस देन, यानी ओरिजिन से इधर जाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा 200, डायरेक्शन हो गया आई कैप, और ओरिजिन से इधर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कह रहा है इधर है और नेगेटिव है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ, एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर। रेडियस कितनी उसकी? हैज सेंटर एट द, यानी उसका जो सेंटर है, यानी ये सिलेंडर है, इसका सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे है। ये कह रहा है क्वेश्चन। एंड x अलोंग द x एक्सिस, तो द वन फेस की जो वन फेस है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे? 10 सेंटीमीटर। और अदर फेस ओरिजिन से कितनी? माइनस। इसको देख के मैं डायग्राम बना लेता हूं। इस घातक क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर दिया है। देखो, इस घातक क्वेश्चन को आसान कर दिया है। देखो, ये मैं बनाया एक सिलेंडर, क्वेश्चन कह रहा है इसकी जो ये रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर। कितनी है? ये जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आर इसकी, ये आर है और आर इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। ये इस ओरिजिन है, मिड पॉइंट है, और ये इधर है ये एक्स एक्सिस, इधर है ये वाई एक्सिस, और ये इधर है जेड एक्सिस। ठीक है ना? यहाँ पे ये, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0,0,0। यहाँ पे ये डिस्टेंस क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है?
10 सेंटीमीटर कह रहा है ना, देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है वन फेस एट प्लस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस नेगेटिव, और ये कह रहा है सेंटर एट द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ये होते हैं एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इधर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये, इधर गया ओरिजिन से इधर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 200 न्यूटन अपॉन कूलम। और इधर आता हूं, ओरिजिन से इधर आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है -200 आई कैप न्यूटन अपॉन कूलम। आई कैप का मतलब आप समझ गए, अलोंग टू एक्स एक्सिस। ये डायग्राम, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, यानी ये तो सिलेंडर है, इसकी एक साइड और एक ये साइड है, इससे फ्लक्स क्या होगा। इधर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इधर भी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब अंदर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव। कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया इधर होगा, कर्व्ड सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो थीटा 0 90 सॉरी, और जब थीटा 90 होगा तो फ्लक्स क्या होगा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द outward flux each phase, what is the outward flux, net outward flux the cylinder, what is the net charge inside the cylinder। अब दे सब क्वेश्चन का आंसर हम दे दें, इसको मैंने फेस ले लिया 1, को ले लिया 2, ले लिया 3। ओके, जैसा सेम क्वेश्चन मैंने वो बिना न्यूमेरिकल डाटा का था, अभी बताया था सेकंड क्वेश्चन, ऐसा ही है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, सरफेस एरिया भी इधर, तो थीटा 0, को 0 1, इधर थीटा 0, एस भी इधर है, थीटा क्या है, को 0 आ जाएगा, को 0 1, यहाँ पे थीटा 90 तो कोस 0 क्या आ जाएगा, कोस 90 कितना हो जाएगा 0। हाँ बेटा, फर्स्ट फ्लक्स टू टू फेस 1 बाई 1 ई एस कोस, ई की वैल्यू है 200, एस रेडियस दे रखी इसकी कितनी, एस में निकाले, एस इज इक्वल टू आएगा पाई आर स्क्वायर, आर बाद में पुट कर लेंगे, यहाँ पुट कर पाई आर मीटर में, सेंटीमीटर में मिलेंगे, मीटर में आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, या 5 इंटू 10⁻², 100 से डिवाइड कर दिया तो 5 इंटू 10⁻², मीटर, यह आ जाएगा 5 पाई का स्क्वायर, का स्क्वायर कहें 25 पाई आर की पावर 10⁴, 25 पाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे 200 इंटू 25 पाई 10⁻⁻। देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 25 टू 50 तो आ जाएगा 5000 पाई 10⁻⁻, यह आ जाएगा 5 पाई 10⁻⁻1, क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, क्या आएगा 5 1, आ गए 5 1। ऐसे हम क्या निकालेंगे, 5 2 की भी वैल्यू यही आएगी, ओके 5 2 भी यही आएगा सेम, फ्लक्स टू फेस 5 2 भी ये आएगा, ई एस कोस 0, को 0 की वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू 200, एस की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, को 0 1, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 4 5 पाई इंटू 10⁻⁻1 स्क्वायर। ये आ गया क्या, फेस 1 फेस 2 से रिलेटेड
फ्लक्स आ गया। आगे इसको और सोल्व करें तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, कैसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻1 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये पॉइंट यहाँ पे 10⁻⁻1, एक पॉइंट और लगा दे 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा। यहाँ पे भी इसको लिख सकता हूँ 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन टोटल आउटगोइंग फ्लक्स ये, तो दोनों का क्या कर देंगे सम। ओके, लेकिन अगर मैं कहूँ ये कर्व्ड सरफेस से फेस थ्री की बात करूँ तो फ्लक्स थ्रू फेस थर्ड कितना जाएगा 0, एस कोस 90 0, निकल ही नहीं रही फील्ड लाइन। टोटल आउट गोइंग आ जाएगा 1.57 प्लस 1.57 और सम करेंगे 1431 क्या जाएगा टन पर स्क्वायर अपॉन टोटल आउटगोइंग फ्लक्स आएगा 3.14। ओके, टोटल फ्लक्स आ गया। अब चार्ज चाहिए, चार्ज का तो एक ही फॉर्मूला है बेटा, पाई टोटल इक्वल टू 2 इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 इन आ जाएगा पाई टोटल इंटू एप्सिलॉन नॉट 3.14 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बोलो, कितनी होती है 1.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 8.855 1.8 8.85 10⁻⁻, इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 3 इंटू 10⁻⁻11 इतना चार्ज है उसके अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, है कुछ नहीं, बहुत बता दिया है, वही ले दे के वही बातें। ये था गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।